नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कोई गर्मी उतार कर मई जून में शिमला बनाने की बात कर रहा है तो कोई गर्मी को अस्मिता से जोड़ते हुए उसे जिंदगी बता रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को विपक्षी दलों खासतौर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर आर्टिकल 370 हटाए जाने के विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने कहा था कि खून की नदियां बहेंगी, लेकिन किसी में एक कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि मुजफ्फरनगर और कैराना में गर्मी दिखा रहे लोगों को 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी और मई जून में यहां शिमला बन जाएगा। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने को कहा है। शामली में जयंत चौधरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्मी खून हमारे अंदर ना बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कहा, जो सपा संरक्षित माफिया गुंडे टिकट लेकर जनता को धमकाने के लिए आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 10 मार्च के बाद वही बुलडोजर चलने को तैयार रहेगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सीएम योगी के बयान पर संज्ञान लेने की बात कही है। पत्र में सपा ने लिखा है कि जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह संयमित और मर्यादित नहीं है। लोकतंत्र में ऐसी भाषा की कोई जगह नहीं है। दोनों में सपा बसपा में तो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन कितने बड़े अपराधी को टिकट देते। और भाइयों बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे। और इनका उपचार तो एक ही है, और उपचार मेरे पास है, और वह है जेसीबी और बुलडोजर। इनका उपचार तो एक ही है। जो जिंदा है वो गरम है, और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं न कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है, इसलिए उसकी भाषा बदली है, इसीलिए ठंडे गरम की बात कर रही है। तो चुनावी बयान में जिस तरीके से राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में लगातार चाहे बीजेपी का जिक्र करें या समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू ही है। लेकिन इस दौरान ये नेता वार पलटवार में शब्दों के चयन को भी भूलते नजर आ रहे हैं। शिमला मसूरी बना देने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ गर्मी रहना अति आवश्यक बताया जा रहा है। कट्टा, तमंचा, जिन्ना, पाकिस्तान सब कुछ आ गया चुनाव में। लेकिन अब चुनाव के बाद जो स्थिति होगी वो उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि आखिर वो चाहती क्या है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं उसको लेकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दरअसल ये राजनीतिक दलों को जनता के मुद्दों से शायद कोई परवाह ही नहीं है या कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बुलडोजर का जिक्र किया है कि 10 मार्च के बाद एक बार फिर से वही बुलडोजर चलेंगे जो पिछले 5 साल में चले हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि जिन शब्दों का चयन किया जा रहा है वो शब्द ठीक नहीं है, मर्यादित नहीं है, संयमित नहीं है। और ऐसे में चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखकर संज्ञान में लेने की बात कही है।
और ऐसे शब्दों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात कही गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से। तो चुनाव प्रचार के दौरान जिन शब्दों को प्रयोग में लाया जा रहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे शब्द कितने जायज हैं और कितने ये सार्थक शब्द हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। चंद्रशेखर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी? आलोक जी आवाज आ रही है? आ रही है। आलोक जी, जिस तरीके से शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, भाई पहले कट्टा, तमंचा, जिन्ना, पाकिस्तान सब कुछ तो आ गया इस चुनाव में, और अब इस चुनाव में यहां तक कि गर्मी सर्दी उतारने तक की बात हो गई। मानो कोई चौराहे में, जैसे चौक चौराहे होते हैं ना, वहां पर जो पान की गुमटियां होती हैं, चाय के ठेले लगे होते हैं, वहां पर जब चर्चा होती है तो जो लड़के होते हैं वो जब झड़प उन दोनों भी दो गुट आमने सामने आ जाते हैं तो उनमें झड़प होती है ना, तो गर्मी सर्दी उतारने की बात वो लोग करते हैं। वो चर्चाएं अब होने लगी हैं इन राजनीतिक दलों के द्वारा, और वो भी ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं, जो राजनीति का दिशा और दशा दोनों तय करने वाले नेता हैं, वो ऐसे बयान दे रहे हैं। कौन है ऐसे जिन्होंने बयान दिया है? क्यों, आपने सुना नहीं क्या? नहीं, ये सर्दी गर्मी वाली नहीं सुनी है। आपने नहीं सुनी? नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मई जून में सर्दी ला देंगे, शिमला बना देंगे उत्तर प्रदेश को 10 मार्च को। अच्छा, हाँ ठीक है, वो सुना है। सुना है ना? तो अच्छी बात है। आप एक चीज आपको बता दूं योगेश जी, अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ये स्पष्ट हो गया है कि माननीय योगीनाथ जी को प्रचंड बहुमत से फिर से दोबारा सत्ता में लौटने से कोई नहीं रोक सकता है। और अब स्थिति हो गई है समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये चुनाव आयोग में जा रहे हैं, ये वहां शिकायत दर्ज करा रहे हैं, इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। आप बात समझ गए? जिस समय इन्होंने जिन्ना की तारीफ की थी उस समय हम चुनाव आयोग में गए थे? नहीं गए थे। और सर्दी लाने की बात, तो अगर आज प्रदेश इतना रिलीफ महसूस कर रहा है, हम लोग तो दिन रात कैंपेनिंग में लगे हुए हैं कि इतना महसूस कर रहा है कि साहब गुंडा राज खत्म हुआ, महिलाएं इतना खुश है जिसका आपको मैं बयान नहीं कर सकता। कल मैं मनोज तिवारी के साथ रोड शो में था, इतने खुश थे लोग, खासकर महिलाएं। जब हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस सब को देखकर अखिलेश जी की चूल्हे हिल गई हैं। और सही माने में अगर सबसे ज्यादा त्रस्त था उत्तर प्रदेश, तो वो गुंडा राज और माफिया राज से त्रस्त था। उससे निजात जो मिला है लोगों को, तो एक बहुत बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। जब ये सोचते हैं लोग कि अगर समाजवादी पार्टी आ गई या फिर से वही दृश्य लौट गया जैसे बिहार में लालू राज में हुआ था, तो उसकी परिकल्पना करके लोगों के रोंगटे कांप उठते हैं। अब इन लोगों को पता लग गया है कि हम किसी कीमत पर सरकार में नहीं आ सकते हैं, तो ये लोग इस तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं। अरे योगी जी ने क्या कहा है? योगी जी ने कहा है कि मई में सर्दी ला देंगे, मतलब निजात दिला देंगे, और भी जो 10-20-50 बचे होंगे उनको भी ठंडे बस्ते में भेज देंगे। अरे प्रभु, तो इसके लिए ये शब्द भी तो इस्तेमाल किया जा सकता था कि जो गुंडे माफिया बचे हुए हैं, जिनका सफाया हो चुका है, बाकी जो बचे हुए हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, अभी कुछ काम अधूरा रह गया हुआ है। ऐसे देखिए, तो शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। सर्दी कोई अश्लील शब्द तो नहीं है पांडे जी। हम कतई नहीं मानते हैं कि ऐसे
शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, मैं तो नहीं मानता हूं, और मुझे लगता है मैं नहीं, कोई नहीं मानता होगा। हम ये बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं कि गुंडा माफियाओं अराजक तत्वों का सफाया होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। काम किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, 70% को कर दिया, अब 30% मार्क्स बचा होगा। ठीक है, लेकिन उनके लिए उन शब्दों का चयन ये भी हो सकता था ना, ये कहा जा सकता, यानी क्या ये नहीं कहा जा सकता था कि जो काम बचा हुआ है, जो गुंडे माफियाएं बच गए हैं किसी तरीके से कानून के जरिए, उनका भी सफाया करना है। मई जून में आप शिमला बना देंगे, मतलब जो शिमला ना जा पाए, जो गरीब बेचारा शिमला ना जा पाए, वो उत्तर प्रदेश में शिमला के हवाले शिमला का एहसास करे। अरे अटल जी के समय, क्या अटल जी के समय ऐसे शब्द नहीं थे क्या? शब्द तो तब भी यही था, शिमला मसूरी, ठंडी गर्मी सर्दी। पांडे बाबा मेरी बात सुनिए, अटल जी की बात, अटल जी जैसा नेता तो हिंदुस्तान में कोई हुआ ही नहीं। शब्दों के चयन के वो जादूगर थे और पब्लिक से कनेक्ट करने के भी वो जादूगर थे। तो उनकी शैली और उनकी बात किसी में नहीं है। हर आदमी का अपना बोलने का तरीका होता है। हो सकता है भीड़ को देखकर योगी जी का थोड़ी तेवर उत्साह हो गया, अति उत्साहित हो गए हों, मतलब योगी जी कोई अभी, लेकिन जिस भी शब्द का उन्होंने चयन किया है वो कहीं से अश्लील या धमकी भरा नहीं है। चलिए ठीक है, वो जनता को राहत दिलाने की बात की कि तुमको ठंडे माहौल में रखेंगे, सुरक्षित माहौल में रखेंगे। ठीक है, चंद्रशेखर पांडे जी, आप ये जो पत्र लिख रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, दरअसल ये आप डर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, और कहीं से उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, या कहीं उनको ये नहीं दिख रहा है कि कोई धमकी भरे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि विपक्षी दल इसको तूल बनाए। सामान्य भाषा में जनमानस में एक होता है कि सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करना, या यूं कह लीजिए कि संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक, तो आज की डेट में पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि आदरणीय योगी जी जिस स्तर पे सड़क छाप टपोरियों की भाषा बोल रहे हैं और जिस तरीके से खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं, वो ये जनता, इतना अहंकार तो भारतीय जनमानस ने रावण का नहीं स्वीकार किया। तो क्या आप रावण से बड़े अहंकारी हैं? क्या आप रावण से बड़े अहंकारी और शक्तिशाली हो गए हैं कि आपका अजय हो गए हैं आप? आपको बता दूं मैं कि ये जनता है, सारे लोगों की गर्मी भी उतारना जानती है। जो आप कह रहे हैं कि गर्मी उतार दूंगा, तो गर्मी ये जनता से उतारने पे उतारू हो जाती है ना, तो फिर आपकी गर्मी आपकी गायब हो जाती है। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि बेहतर है कि वो मुख्यमंत्री का, मैंने ये तो नहीं कहा कि जबरदस्ती रहे, मैं कह रहा हूं अभी घोषणा हो जाए कि भाई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दिए हैं, वो इस्तीफा दे दे, अपने मठ में चले जाओ, वहां से आप माँ बहन बेटी सब गाली गलौज करो, गर्मी करो, ठंडी करो, बारिश करो, जो गंदगी फैलाना हो फैलाओ, लेकिन इस्तीफा तो दे दीजिए। बिना इस्तीफा आज की डेट में कह दे कि योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दिया है, कल अभी 5 मिनट पहले तक इस्तीफा नहीं है, और आप गाली गलौज बदतमीजी उतारू हो जा रहे हैं। अरे आप पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद गाली गलौज करिए। पहली अरे क्यों भाई, इस्तीफा के बाद क्यों दे? नहीं, गाली गलौज क्यों करे? इस्तीफे के बाद क्यों करे? मैं कतई नहीं समर्थन करता हूँ इसका कि इस्तीफे के बाद गाली गलौज करे। मतलब आपके नेता योगेश जी, मैं सख्त आपत्ति दर्ज करता हूं। मैं चंद्रशेखर, फिर से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, और इसी बीच चंद्रशेखर त्रिशूल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक संपादक हैं। चंद्रशेखर पांडे जी, आप ही के पास आएंगे। जिस तरीके से आपने तो सारी बातें बता दी, अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को भी अपने आप सुन रहे थे, ठीक है, लेकिन भाई आपकी ये कौन सी मर्यादित भाषा है? चर्बी उतार देना, बटन दबाना है, इतना ज्यादा दबा देना कि चर्बी उतर जाए। जो भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया, उतनी ऑब्जेक्शनेबल थी कि उस भाषा के क्रम में ये शब्द ही बहुत छोटा है, और हमारे यहाँ गर्मी उतार देना ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। चर्बी तो कई तरीके से ज्यादा चलने के कारण भी उतर जाती है। अरे मैं आप दोनों लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, आप दोनों लोग बचाओ, ये गलत बात, सुन लीजिए, ठीक है, हम समझ गए, आप अपना बचाव करेंगे। दोनों लोगों से पूछ रहे हैं, चंद्रशेखर पांडे जी और आलोक वत्स जी, क्या आप अपने घरों में गर्मी सर्दी अपने बच्चों के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्या कि ये अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी गर्मी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे? अपने बच्चों को ऐसे बोलते हैं क्या? अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं क्या कि अगर ऐसा कोई न करे तो आप सीधे गर्मी चर्बी पे आ जाना? ये गलत बात, ठीक है। देखिए पांडे बाबा, सुनिए,
गर्मी उतार देना माहौल को ठंडा करने की बात होती है। अच्छा, आप अपने घर में बोलते हैं बच्चों के साथ कि हम गर्मी उतार देंगे आपकी? जो सामाजिक परिदृश्य में जो आतंकवाद। चलिए ठीक है, ले लेते हैं। एक सेकंड, आलोक वत्स जी आते हैं, चंद्रशेखर त्रिशूल जी के पास ले लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, मेरे जितने जानने वाले हैं या जो भी है ऐसे पारिवारिक शब्द परिवार में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गर्मी उतारना मर्डर करने की बात। ठीक है, दोनों लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे। चंद्रशेखर त्रिशूल जी आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से वर्तमान राजनीति में जो परिदृश्य देखने को मिल रहा है, जिन शब्दों का चयन किया जा रहा है, क्या वास्तव में जनता की मूलभूत समस्याओं से परे हट करके ये जान गए हैं ये लोग, ये राजनीतिक दल, कि दरअसल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके जनता में एक हवा बनाई जा सकती है और जनता के बीच अपने नाम के लिए, क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब किया जाता है तो लोगों के बीच में भी चर्चाएं ज्यादा होती हैं, और जब चर्चाएं ज्यादा होंगी तो माहौल किसके पक्ष में बैठता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन राजनीतिक दलों को लगने लगा है। देखिए योगेश, मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा कि ये दौर ऐसा है कि ये जो खादी है, इस खादी में पॉलिस्टर, टेरिकॉट और बहुत सारे फैब्रिक मिल चुके हैं। ये खादी रंगीन हो चुकी है। जो विनम्रता लोकतंत्र में झोपड़ी से निकलती है, जब राजनीतिज्ञ के भीतर रहती है, वो विनम्रता कहीं ना कहीं सत्ता के कालीन पर जब वो चाहता है और धीरे धीरे सत्ता के भीतर प्रविष्ट होता जाता है, और जब सत्ता के महल के भीतर बैठ जाता है तो वो सारी विनम्रता बाहर रह जाती है और अंदर सिर्फ रह जाता है तो सत्ता का अहंकार रह जाता है। और सत्ता का ये अहंकार अब कहीं ना कहीं अगर दिख रहा है तो 7 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान अब कहीं भाजपा के भीतर दिखने लगा है, कहीं उनको लगने लगा है कि भाजपा लोकतंत्र में वो स्थायी तत्व है जो अजय, अमर और अपराजेय है। और शायद भाजपा का ये सोच लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप इस भाषा पर उतर आए जिसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके भीतर अहंकार का भाव है, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही उदासीनता का समय है। हम जब लाइव कवरेज कर रहे हैं, 5 राज्यों में हम जब जा रहे हैं, देख रहे हैं सड़कें पानी से भरी हुई है, लोगों को उतनी राहत नहीं पहुंची है जिस राहत का दावा सरकारें करती रही हैं। बावजूद इसके जब नेता रैली करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जाने क्या क्या दे देने की बात करते हैं, तब कहीं लगता है कि जनता को ठगा जा रहा है। लोकतंत्र आज भी वहीं का वहीं कहा है जहाँ से चला था, और महज राजनीतिज्ञ जनता को लुभाने के लिए या खुद सत्ता में बने रहने के लिए वो बातें कर रहे हैं, जो कतई बिल्कुल कोरा झूठ है, जिसको कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, ठीक है, आपने कहा कि घमंड है, गर्व है बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर क्या बचा हुआ है? 5 साल तो ऑलरेडी सत्ता से बेदखल रहे हैं, तो कम से कम इन लोगों को तो अभी अपने शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए, मर्यादित शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए। इन लोगों के अंदर किस बात का गुरूर है, किस बात का घमंड है? देखिए, उनके साथ जो एक युवा ब्रिगेड है, उनको बताना पड़ेगा कि जिस एजेंडे पे समाजवादी पार्टी चली थी, उस एजेंडे पे समाजवादी पार्टी बरकरार है। अगर समाजवादी पार्टी आजम खान को टिकट देती है, समाजवादी पार्टी अब्दुल्ला खान को टिकट देती है, नाहिद हसन को टिकट देती है, तो एजेंडा क्लियर है, ये युवाओं के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके अंदर एक दम्भ है कि कैसे सत्ता में काबिज बने रहना है और कैसे बड़े प्रभाव से सत्ता चलानी है, तो वो प्रभाव को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बताने का काम कर रही है। लेकिन भाजपा जिस विनम्रता के साथ, जिस दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विनम्रता के साथ सत्ता में आई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर लोग भाजपा में रहे, तो अब भाजपा को समझना होगा कि दूसरे दौर में कहीं ना कहीं लोगों के लिए विनम्र होना होगा, लोगों की मुसीबतों को समझना होगा। ये नहीं कहना होगा कि गर्मी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे, ठंडा कर देंगे। कहीं ना कहीं भाषा को या भाषाई मर्यादा को एक स्थायी रखना होगा और उसको उस पर टिके रहना होगा कि विचारधारा के साथ भाषा कितना मेल खा रही है। त्रिशूल जी, चर्बी उतारने की बात समाजवादी पार्टी ने किया है। आलोक जी देखिए, आशा लगातार गिरती जा रही है, ये आप देख रहे हैं। चुनावी जो घमासान चल रहा है इसमें हम देख रहे हैं, गलियों में जाके हम देख रहे हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है,
बड़ी बड़ी बातें राजनीतिज्ञ कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आम आदमी के घर में क्या पहुंचा है क्या नहीं पहुंचा है, वो सड़क पर कैसे निकल रहा है, ये आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। बड़ी बड़ी बातों के अलावा आपको ये ध्यान देना होगा कि लोकतंत्र में जो आम आदमी को चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, वो मुनासिब हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं आपको एक चीज बताऊं जी बोलिए। आप बताइए मुझे, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप समाजवादी के कार्यकर्ता के रूप में बोल रहे हैं। अरे सर देखिए हमको ये लगातार बोला जाता है कि हम समाजवादी पार्टी की तरफ हैं, हम बीजेपी की तरफ हैं, हम कांग्रेस की तरफ हैं। ये आरोप लगाने से अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लगाते रहते हैं आरोप, अब फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सच बोलेंगे, आपको हर सवाल का जवाब देना होगा कि सड़कों पर पानी क्यों भरा हुआ है। जिंदुल जी, अब आपने बोल लिया, मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। बोलिए आप। मैंने आपकी बातें बड़ी गंभीरता से सुनी है, अब मुझे भी जवाब देने दीजिए। रिएक्ट मत कीजिए, रिएक्ट लास्ट में कीजिएगा। दीजिए जवाब, लेकिन जिन लोगों से वोट लिया है उनके कहीं उनकी पीड़ा पे ध्यान रख के जवाब दीजिए। आप अब मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए आलोक जी, बोलिए आप। डेवलपमेंट की जो गंगा हमने बहाई है उत्तर प्रदेश में, 55 लाख घर हमने दिया गरीबों को, उसमें हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं किया। 19 लाख शौचालय दिया जिसमें हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं किया। उसके बाद बुंदेलखंड में 45 वर्षों के बाद जो रेल से पानी जाती थी उसको डायरेक्ट पाइप से पहुंचा दिया। उसके अलावा हमने राज्य के हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, आप बोलने दीजिए, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज बीच में मत बोलिए। मैंने आपसे कहा ना, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, फिर आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं आप बोलिए, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने आपसे विनम्र निवेदन किया। चलिए आप बताइए कि मुझे बोलने। उसके बाद राज्य के हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की, निर्माण शुरू की, 59 मेडिकल कॉलेजेस दिए। उसके बाद मेट्रो का परिचार। सर ये प्रचार आप कर रहे हैं सर, ये प्रचार डिबेट में थोड़ी करना है सर, ये तो आप कर रहे हैं, हमें पता है आपने क्या क्या दिया है लोगों को। हम तो कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं सर, लोगों की गर्मी मत उतारिए, लोगों की गर्मी मत उतारिए, आपने अभी कहीं बात कीजिए। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आपने कहीं पर राज्य में कहीं पर एक गड्ढा देख लिया, उसी को आप तूल दिए जा रहे हैं। अरे हमने 2 एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया। नहीं आलोक जी एक सेकंड, एक सिंपल सा सवाल ले लीजिए। दरअसल ठीक है, आपने विकास किया, आपने इतने सारे कॉलेज दिए, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक की, सब कुछ आपने ठीक किया, गुंडा राज था वो खत्म कर दिया, भूमाफिया थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। एक बात नहीं समझ में आ रही, जब आपने इतने सारे विकास किए हैं तो विकास के मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? जो राम को लाए हैं वो कृष्ण को लाएंगे, ये क्यों बताने की आवश्यकता पड़ रही है? और जिस तरीके से गर्मी, नहीं सुन लीजिए पूरी बात, जो गर्मी उतार देने का जिक्र क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? आपने विकास किया है तो विकास के मुद्दों पर आइए, विकास को गिनाइए कि आपने ये किया है। अगले 5 साल की सरकार बनेगी तो हम ये करके दिखाएंगे। ठीक है, अब आपने बोल लिया जी, इनको ये कहिए। देखिए मेरी आवाज मिल रही है आलोक जी आपको? आलोक जी बिल्कुल मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल हम रही ये कह रहे हैं कि विकास की बात चल रही थी, आप विकास से वोट मांग रहे थे, विकास के लिए काम कर रहे थे, ये कहाँ से ये भाषा आ जाती है कि आप गर्मी उतार देंगे, आप शिमला बना देंगे? किसको शिमला बना देंगे सर? शिमला में तो आप ही की सरकार है, शिमला में, हिमाचल में तो बीजेपी की सरकार है, फिर तो किसको बना देंगे शिमला? अब आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज जिंदुल जी। ठीक है जी आलोक जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। आप इन्होंने कहीं पर एक गड्ढा देख लिया, उसी को हाईलाइट किए जा रहे हैं। और रही बात, पार्टियां चुनाव लड़ती है मैनिफेस्टो के आधार पर। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं लिखा है कि राम लला को लाए हैं तो हम फिर उनको लाएंगे। ये तो जनमानस का एक उद्वेग है, क्योंकि देखिए राम हमारी आस्था के प्रश्न थे। आज हर घर राम में, हिंदू के हर घर राम पूजे जाते हैं। 135 वर्षों के बाद उनको जेल से निकालकर एक भव्य आलीशान मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। किसी घर में घुस के बता दूंगा आपको, राम सबके घर में रखे हैं सर मंदिर में भगवान।
लेकिन बात वही तो ये मैं है बोल सर, वही जो तो मैं बोल रहा हूँ। करती है ना, राम हर के दिल में है, हर के घर में है। सुनिए मेरी बात को, आप लोकतंत्र का उत्सव मना आप रहे हैं पहले सर। मुझे घर से लोग आप तो निकलते हैं मेरी ना सर, बात को उम्मीद लेके निकलते हैं अरे वोट करने भैया कि जनता राजनीतिक दल से हमें बहुत कुछ मिलेगा, मिलता नहीं है सर, इसलिए सवाल पूछना पड़ता है आपसे, नहीं मिलता। त्रिशूल जी आपकी सीट पक्की है समाजवादी पार्टी में, लेकिन मुझे बोलने तो और दीजिए। इस पीड़ा को सर कहीं मन में रखना होगा आपको। आप मुझे बोलने तो दीजिए प्लीज। आप डिबेट में आए हैं, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये पीड़ा मन में रख के बोलिए सर, मेरा ये निवेदन है आपसे। पक्का हो गया समाजवादी पार्टी में, या तो राज्यसभा या एमएलसी। लेकिन अब मेरी बात सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि हमारी मैनिफेस्टो में कहीं इन बातों का जिक्र है नहीं है, और हम यहाँ की जनता के पास विकास के मुद्दों को ही लेकर गए हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम प्रचंड बहुमत से जीतकर दोबारा सरकार बनाएंगे और माहौल को, जो थोड़ी बहुत गर्मी बच गई है गुंडा माफियाओं से, उसको ठंडा कर देंगे। सरकार आने के साथ उनको ठंडा कर देंगे। ये तो कोई बात ना हुई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, नावेद हसन, ये कौन नाम है? या क्या ये क्या समाज के सुयोग्य व्यक्तियों के नाम है? क्या ये समाज के अच्छे लोगों के नाम है? इनके आतंक। अच्छा, उसके बाद वो आजम खान, गौहर यूनिवर्सिटी, 1000 करोड़ का जमीन दखलिया लिया वहां के लोगों का। क्या ये कौन से नाम है? हमारे यहाँ आप ऐसा कोई नाम गिना दीजिए इस टाइप के बैड एलिमेंट्स का। तो इन लोगों को अगर ठंडा करने की बात हो रही है तो इससे देश की जनता के कलेजे को ठंडक पहुंचती है। ये आज एक चीज आप जान लीजिए, योगेश जी और त्रिशूल जी दोनों आदमी, आज सब चीज को छोड़ के सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में है कि यहाँ पर गुंडा राज, आतंकवादी राज का खात्मा हो, और अगर समाजवादी की सरकार आ गई तो उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसके कारण लोग बहुत डरे सहमे हुए हैं। मैं दिन रात पदयात्रा कर रहा हूँ, डोर टू डोर जा रहा हूँ, यही चीज सबसे ऊपर उभर के आ गई है कि वो लोग आएंगे तो ये सारी चीजें फिर वापस आ जाएंगी। इसको ठंडा करने के लिए अगर योगी जी ने कहा है कि घबराओ मत, मई आएगा तो माहौल और ठंडा कर दूंगा, तो ये तो जनता को राहत देने की बात हुई है। हम चर्बी उतारने की बात नहीं, चर्बी उतारना तो मर्डर करना होगा, आपको चर्बी के लिए तो चाकू का इस्तेमाल करना होगा। तो ये लोग तो खूनी राजनीति में विश्वास ही रखते हैं। मैंने अभी इसके पहले एक बात कही आपसे आलोक जी कि चर्बी उतारने के लिए आपने तो सफाई दे दी, उसको एक्सप्लेन कर दिया। गर्मी उतारना आप नहीं जानते, वही मैंने पूछा था कि क्या आप अपने घरों में अपने ऐसा इस्तेमाल करते हैं क्या ऐसे शब्दों का? भाई अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उस बयान में क्या बचा और आपके बयान में क्या अंतर रह गया जो कहा गया था कि बोटी बोटी काट देंगे सहारनपुर में? उनमें और आप में फर्क क्या रह गया भाई आलोक जी? मैं कभी नहीं कहता हूं कि मुख्तार अंसार के यहाँ भागवत होती है, महापुराण होता है, पूजा होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, मैं कभी नहीं कहता हूं। लेकिन ब्रजेश सिंह के यहाँ कथा होती है क्या? पूजा पाठ होता है? मैं कभी नहीं कहता हूं इन लोगों को संरक्षण देने के लिए खात्मा होना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं आपका। ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में, नहीं किसी राज्य में नहीं है कोई जगह। आप हमारा समर्थन कीजिए। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ, ब्रजेश सिंह के यहाँ बताइए ना, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है क्या वहाँ? कौन सुनने जाता है? मैं तो कभी नहीं गया सुनने, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर। कुछ इस गंगा में कुछ इस टाइप के एलिमेंट बढ़ के आ गए हैं, उनका भी आने वक्त सफाया हो जाएगा। हमें शर्म नहीं आती क्या? यही करते रहेंगे क्या? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यही करते रहेंगे क्या? वोट की कीमत नहीं समझेंगे क्या सर? ठीक है, वोट मांगने जाते हैं ना सर, बड़े बड़े बातें करते हैं सर हम लोगों से। आलोक जी उनसे कहते हैं तुम्हारे घर में ये पहुंच जाएगा, शहर ऐसा हो जाएगा, गांव ऐसा हो जाएगा। ये ईमानदारी तो सर होनी चाहिए ना। जब हम वोट मांगने जा रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम ऐसी बातें कर रहे हैं आपने तो कहीं क्लासिफाइड
सुनिए, को सुनिए, क्लासिफाइड सुनिए। कर रही है सर, सुनिए, और आप सुनिए, वोट को सुनिए। क्लासिफाइड कर रहे हैं, और फिर आप सुनिए, राजनीति सुनिए। की बात कर रहे हैं सर। बड़ा ताज्जुब होता है सर राजनीति पर, आप बड़ा ताज्जुब जरा होता है मुझे- आपकी सियासत पर, क्या आपको इन शब्दों का इस्तेमाल ठीक करना है। पड़ता पांडे है। जी, लोग एक समझ नहीं सरफेस पा रहे सर, खुलवाना है आप आते हैं, तो आलोक जी, मुझे आप पे बुलाया। आते हैं। ठीक है, नहीं ठीक पा रहे है। सर आपके विकास को, चल- आपने विकास किया है ना सर, तो ठीक है। विकास की बात कीजिए सर। ये तो चंद्रशेखर कर रहे पांडे सर। जी, चंद्रशेखर पांडे जी, वास्तव में ये जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे जनता को क्यों भटकाया जा रहा है भाई? केवल ये बीजेपी का हाल नहीं है, समाजवादी पार्टी का भी यही असर है। सारे राजनीतिक दल क्या ये इस बात को जान चुके हैं कि जो जनता के बुनियादी बुनियादी मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ना बहुत कठिन है, और इसलिए अब उल जलूल बकना ही एकमात्र ऐसा विकल्प बचा हुआ है कि जनता के बीच में तुरंत इंपैक्ट करने वाला ये हथियार है, और इसी हथियार के सहारे चुनाव जीतना है। जो बात कर रहे हैं ठंडा करने का, वो माहौल को ठंडा करने का आलोक बात जी कर आते हैं रहे आपके पास, आते हैं आपके पास। यहाँ के चंद्रशेखर गुंडों जी, मवालियों से ठंडा करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे सवाल है। पूरा सब बताइएगा मुझे कि आप ये पूरा करवा के इनसे सब तो बस मैं बोलूं। जी बोलिए आप। देखिए, जैसा आपने कहा कि ये राजनीतिक दलों में कोई मंत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे में होता है। वर्तमान स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और इससे समाजवादी पार्टी सरकार में थी, तो निश्चित रूप से जो असली मुद्दे हैं जनता के, आज पूरी जनता अपने असली मुद्दों के लोगों के नाक में नकेल डाल के बुलवा रही है। ये लाख उलूल जरूर गर्मी ठंड चिल्लाते रहे, पर जब ये जैसे पदयात्रा में सबके हैं, तो इन विधायकों को या स्टेज पे जब बैठते हैं तो पीछे से जो धप्पी मारते हैं, पिछले से थप्पड़ मारते हैं और फराक से मारते हैं, वो बाद में कहते हैं कि चाचा मेरे बड़े पुराने रिश्ते हैं, ये तो बचपन से थप्पी मारते हैं। मार मार के बताने के बेटा अब ये हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, बहुत गर्ज उतर गई, क्योंकि सच बात ये है कि इन्होंने पूरी जनता को ही ठंडा कर दिया है। पूरे देश में सारे युवाओं के रोजगार को खत्म करके सभी युवाओं को बेरोजगार बना सकते, और पूरे युवा इंतजार कर रहे हैं चुनाव के दिन। इस दिन को सिर्फ एक चीज देखते हैं कि इस सरकार को हटाने के लिए हम कौन सी बटन दबाते जिससे ये सरकार हो जाए। इन्होंने जिस 112 का देश भर में दुखी बता नगाड़ा पीटते 112 क्या समाजवादी पार्टी की नहीं है? क्या 10-90 महिला हेल्पलाइन क्या समाजवादी पार्टी की सोच नहीं है? और एक चौराहे पे पुलिस की गाड़ी खड़ा करने की क्षमता ये अखिलेश यादव की देश की। आपने क्या किया? दुखी बजा करके केवल नाटक की और महिला सुरक्षा की बात करते हैं। तो हम आप जिस वक्त बात कर रहे हैं उस वक्त भी कल भी अभी कल परसों नरसों लगातार हमारे इलाहाबाद में आपने देखा होगा, मेरी हम लोगों की एक बहन जिसके साथ 7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। 28 ये पुलिस की एफआईआर की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, जो पुलिस की एसपी ने बयान दिया है कि 7 लोगों ने बलात्कार किया है और 28 फीट ऊंचाई से फेंका, जिससे बचने की कोई संभावना ना रहे। पांडे जी सुन लीजिए, हम कह रहे हैं यही मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में आइए ना। आप भी क्यों चर्बी? अच्छा ये बताइए, ये चिलिम सिंह, हुकुम सिंह, ये कौन लेकर के आया था? ये कौन लेकर के आया था भाई? ये भी तो आपके नेता लेके आए ना। समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री अपने बयान से सार्वजनिक माफी मांग लेंगे। अगर वो सार्वजनिक तौर पे अभी माफी मांगने गुनाह कब्ज करने और अपने ऊपर अपनी माफी मांग ले कि हाँ गुनाह हुआ, ये गलत शब्द था, वो गुनाह मान ले, यकीन मानिए हमारे नेता भी अपने शब्द वापस ले लेंगे, क्योंकि वहां पे उन्होंने सिर्फ प्रतिक्रिया की पहली बात। दूसरी बात, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा देखिए कितनी संयम थी। देखिए इसे मैं कहता हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना पड़ेगा कि ये 2022 आ गया। ये लोग आज भी अभी 30 साल पहले की जो योगी जी ठोक दो काट दो मार दो वाली रणनीति है, अभी उस मानसिकता से बाहर ये लोग नहीं निकल पा रहे। ठोक दो काट दो मार दो बहुत हो चुका है। अब आदमी शांति से अपने रोजगार अपने मुद्दों की बात चाहता है। अभी इनको ये समझना पड़ेगा कि वक्त बदल चुका है। आज इसका देखिए अखिलेश यादव जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने कहा करेंगे, उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि हमें तो मुद्दे पे रहने दो, हमें नौकरी दो, हमें महंगाई की बात करो, हमें सुरक्षा की बात करो, हमारे मुद्दों पे आप दिल से आप
हमारे ये चाहते हैं ये उठाए और जाकर के बड़े नेताओं की जुबान करवाना चाहते हैं पर ये नहीं करना। अब हम हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता मेरे प्रिपेयर हैं ये साथ हिंदू मुस्लिम करते साथ पहले की अर्जी करमत हमको सिर्फ एक ही बात पूछेंगे कि भाई झारखंड क्या ये क्या भगवान लोग क्या अवतार उतार है ये लोग तो ये क्रिकेट खेलेंगे तो लोग एक हाथ इनामी भी रहेंगे एक राष्ट्रीय इनामी भी योगी सरकार घोषित करेगी और तो भाई ये दोनों चीजें तो आज जो है पुरस्कृत तत्वा ये मैंने छतरी की बात नहीं की ठाकुर आइए ठोक देंगे ठाकुर वो थप्पड़ी ला देते कितनी कितना बाकी है सबको पसंद कर दीजिए सबको माफी कर दीजिए सबको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरस्कृत देकर उसको महिमा करके भारत व्यक्ति को किसे खेले एक तरफ पार्टी को 1 लाख 2 लाख 5 लाख इनामी भी बताएंगे। ठीक है पांडे जी, ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। चंद्रशेखर त्रिशूल जी आपके पास आएंगे। क्या दरअसल जिस तरीके से बात केवल भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं की जा रही है, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भी कुछ भूमिका, उत्तर प्रदेश क्या हर जगह विपक्ष की भूमिका होती है, तो उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष में समाजवादी पार्टी है तो उसकी भी तो कुछ अहम जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, कि सब कुछ सत्ता पक्ष ही कर लेगा। आप लंबे समय से जिस तरीके से कई पार्टियों को सत्ता पर काबिज होते, सत्ता से हटते हुए देखे हैं, क्या इन 5 सालों में रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे में क्या समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी है? त्रिशूल जी देखिए योगेश, वोट के प्रति गंभीरता हमेशा ये तय की जा रही है कि जनता की है, जनता वोट दे, जनता 100% वोट करे, जनता लोकतंत्र के प्रति विश्वास रखे, जनता राजनीतिज्ञों के हर एक निर्णय को, सत्ता के हर एक निर्णय को मानने पर विवश रहे, उसका हर्ष से स्वागत करे। लेकिन दूसरी तरफ जब राजनीतिक दल सत्ता में जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे, अपने लोगों को प्रश्रय देंगे। और मैं आपके संज्ञान में ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल पहले की घटना है, 2 या 2.5 साल पहले की घटना है। राजस्थान में बसपा के एक विधायक 2018 से पहले बसपा के विधायक मनोज न्यांगली विधानसभा के भीतर पहुंच गए थे पिस्टल लेके। अब आप समझिए कि जब इस तरह से राजनीतिज्ञों का कहीं ना कहीं चुनाव किया जा रहा है, चयन किया जा रहा है, राजनीतिक दलों ने अभिशंसा में लिखा है, जिन प्रत्याशियों पर मुकदमे दर्ज है उन पर लिखा है कि ये अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है, इनकी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? अपराधी की क्या आवश्यकता है बताइए लोकतंत्र में? लेकिन उनको आवश्यकता है क्योंकि उनके 100-200 लोग अगर उनके साथ नहीं होंगे तो उनका प्रभाव नहीं बढ़ेगा। अपराधी अगर राजनीतिज्ञों के संग नहीं होगा, अपराध राजनीति के संग नहीं होगा तो राजनीति का उतना प्रभाव नहीं होगा। आम जनता की इतनी जरूरत नहीं है जितनी अपराधियों की है। तभी तो भाजपा से लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस सबको लिखना पड़ा अपराधियों को टिकट देते समय कि अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, इनको टिकट दिया जाना आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? आपकी तो विचारधारा इतनी बड़ी है, आप इतनी बड़ी पार्टी है, एक 140 साल पुरानी पार्टी है, एक विचारधारा में 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की क्या आवश्यकता है आपको अपराधियों को टिकट देने की? आप क्यों नहीं सत्ता की बात करते, क्यों नहीं ईमानदारी की बात करते? लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर चुनाव जीतना है तो हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा। ये मजबूरी है राजनीतिक दलों की। मुद्दों से भटकाना पड़ेगा जनता को। जनता असली सवाल पूछ लेगी तो उसका जवाब उनके पास नहीं है, तो फिर क्या करें? तो ये है कि चुनाव आए तो हिंदू मुसलमान करें, ऐसी बात करें कि गर्मी उतार दी जाएगी, चर्बी उतार दी जाएगी, ऐसी बात करें, अनाप शनाप बयान दें, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, अराजनीतिक होकर चुनाव लड़ें, तब जाकर ये राजनीतिक दलों को कहीं सत्ता प्राप्त होगी। सत्ता सहजता से और ईमानदारी से प्राप्त नहीं होगी। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अभी आम आदमी पार्टी है जो आंदोलन से पैदा हुई थी, जिसने बड़े बड़े वादे किए थे, शपथ लेते समय वादे किए थे, लेकिन कहाँ है? वही है सब। जनता आज भी खड़ी है।
और देख रही है, कोई नया नायक आएगा, कोई नई भूमिका लिखी जाएगी, कोई नई पटकथा लिखी जाएगी और उसमें नए लोकतंत्र का निर्माण होगा। लेकिन लोकतंत्र निखाने से वैसा का वैसा ही है योगेश, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आलोक वत्स जी, समाजवादी पार्टी ने गुंडे माफियाओं को सबको टिकट दे दिया, लेकिन कम से कम आप तो बचे रहते। आपको तो आवाज आ रही ना आलोक जी? आलोक जी आवाज मिल पा रही है? हाँ, उनके कुछ लोग जेल हाँ ठीक है, ठीक है। अगर वो गुंडे माफियाओं को टिकट दे रहे तो कम से कम आपको तो बचे रहना चाहिए था। आप तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर किसी अपराधी माफिया को वो टिकट दे रहे हैं तो आप क्यों दे रहे हैं भाई? हमने किस गुंडे और माफिया दूसरी को बात, टिकट दिया है? गिना दे रहे हैं, कह लिए परेशान है प्रभु, कितने किसके ऊपर धाराएं हैं वो भी गिना देंगे। और दूसरी बात कि आप तो अरे रुक जाइए, सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए। और दूसरी बात, आप तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने वाले हैं, उनके मार्गों, उनके पदचिन्हों पर चलने वाले हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पदचिन्हों पर चलने वाले हैं। तो गांधी समाजवाद को भी अपनाया है। अरे तो सुन तो लीजिए। तो जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पदचिन्हों पे चलने वाले, उस दौरान में तो ये कहा जाता था, वो लोग कहते थे कि अगर पार्टी ने किसी गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया है तो आप बिल्कुल उस व्यक्ति को मतदान मत करना, सदन के अंदर बिल्कुल भेजने का काम मत करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये बात कहा करते थे। आप अगर दे रहे हैं तो चलिए, छोड़िए इन शब्दों का प्रयोग तो छोड़ दिए। किसी के ऊपर एक भी FIR हो तो उसको आपको टिकट नहीं देना चाहिए। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। किसी के ऊपर FIR दर्ज होना और किसी के ऊपर कोई धारा लग जाना है तो वो दोषी करार नहीं होता। इनोसेंट शुड ऑलवेज बी जज्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी। लेकिन जो लोगों का कारनामा पूरा प्रदर्शित है, उनके साथ जिस तरीके का काफिला चलता है और जिस तरीके की उनकी लोगों की गुंडागर्दी आम आदमी के ऊपर होती है, उन जैसे आदमियों को हमने किसी को टिकट नहीं दिया। सिर्फ किसी जो, मान लीजिए मुझे आपसे दुश्मनी है, मैं आप पर एक FIR दर्ज करा दूंगा झूठा। हिंदुस्तान में ये सब होने में कितना टाइम लगता है? थोड़े पैसे दो, ये मामला फिट हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ या तो सेंटर में या फिर स्टेट में किसी तरीके का आपने गबन का आरोप किसी मिनिस्टर पर लगते देखा? कोई स्कैम आपने देखा? ये है सच्चे सरकार की नियत और नियति। सिवाल खास सीट से उम्मीदवार हैं आपके मनिंदर पाल, उनके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज हैं, 36 धाराएं गंभीर अपराध की हैं। सुन लीजिए 36 धाराएं गंभीर अपराध की हैं। और AIFB के सिवाल खास प्रत्याशी है अमित जानी, वो तो खैर आपके नहीं पार्टी में। अमित अग्रवाल आपके प्रत्याशी हैं, 10वें नंबर पर हैं अपराधियों की सूची में। जो प्रत्याशी हैं उनमें ये क्या अपराधी नहीं है? ये माफिया नहीं है? इनके ऊपर 13 36 मामले दर्ज हैं। पांडे जी, उस हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ जी पर भी बहुत मुकदमे दर्ज। संगीत सोम साधु संत आदमी है क्या? संगीत सोम ने राष्ट्र और धर्म के लिए लड़ा है, तो क्या वो अपराधी हो गए? वो चोर उचक्का है? उन्होंने डकैती की है कहीं, बलात्कार किया है कहीं? राष्ट्र धर्म के लिए लड़ा है, तो क्या दिक्कत है उसमें आपको? अच्छा, हत्याओं के अगर मामले दर्ज हों, हत्या के मामले अगर दर्ज हों किसी अपराधी पर, बीजेपी में वो है, तो वो कोई द्रोह नहीं है? उसके ऊपर ये प्रूव हुआ है? अरे हम महाराज, तो प्रूफ हुआ तो फिर आप इसका बहस क्यों कर रहे हैं? फिर लड़ाई करने का कोई काम ही नहीं। आप अगर ये कह रहे हैं कि प्रूफ हुआ है, तब तो समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ना, BSP पर ठीकरा फोड़ना, तो ये तो सब हवाई बातें हो गई। ये तो कोर्ट कचहरी का काम है, वो तय करेगी, ये आप थोड़े ना तय करेंगे। प्रूफ होगा, प्रशासन उसको खींच के ले जाएगी, सलाखों के पीछे डालेगी। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर तो सलाखों के पीछे अतीक अंसारी क्यों है? अरे तो
अतीक अंसारी हैं तो भाई आप क्यों फिर ऐसा ठीकरा फोड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी बाहर हैं उनको टिकट दिया गया है, माफियाओं को? नाबिद हसन कहाँ है? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, जो मैं पूछ रहा हूँ, अंसारी को टिकट दिया क्या सपा ने? नहीं दिया ना। जो बाहर है उनके ऊपर ठीक है वो अपराधी हैं, आप यही तो कह रहे हैं ना कि जो बाहर अपराधी है वो कोर्ट कचहरी काम है, जब तक सलाखों के पीछे नहीं गया उसको टिकट दिया जा सकता है, आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर? नाबिद हसन कहाँ है जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है? नहीं, ये जायज जो मैं पूछ रहा हूँ पहले वो बताइए, ये जायज है कि जो अपराधी माफिया हैं वो अगर जेल से बाहर है तो उसको टिकट दे दिया जाए? वो साधु बन गया, संत बन गया, प्रशासन जब कार्रवाई होगी तब देखा जाएगा। ऐसा है, इसका एडवांटेज तो उनको मिलेगा कि वो तो कहेंगे कि हमने गलत नहीं किया है। वो तो प्रूव करेगा, जब प्रूव करेगा वो गिल्टी है। तो हमने सेंगर को कहाँ भेज दिया? स्वामी नित्यानंद कैसे जी को कहाँ भेज दिया? भेजा, सब देखा, पूरा प्रदेश ने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा। ऐसा है पांडे जी, आप जो त्वरित कार्रवाई चाहते हैं ना कि योगेश पांडे ने बलात्कार किया, उनका वही मर्डर कर दो, तुरंत गोली मार दो। अरे हो जाएगा साहब, क्या बात कर रहे हैं? मेरे ऊपर एक FIR हो जाएगी तो मुझे घर से उठवा लिया जाएगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक आम नागरिक के ऊपर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जमीनी स्तर पर आप भी जानते हैं आलोक जी, जब नाली कूचों के झगड़े होते हैं ना गांवों में, देहातों में, पुलिस की जीप जाती है और उठा के बैठा के लाती है और किस तरीके से व्यवहार करती है पुलिस, वो जानते हैं, आप देखे हैं। अरे भैया मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ। वो तभी कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, आप जानते हैं, आप देखे होंगे। और हिंदुस्तान के सुदूर गांव का रहने वाला हूँ, वही इसीलिए बोल रहा हूँ, डेवलप्ड गांव का रहने वाला नहीं। इसीलिए आपसे बोला कि आपने इसको बखूबी देखा होगा, मैंने पहले ही बोला। वो सब पुलिस की पैसे उगाही के लिए है। वो किसी पर कार्रवाई नहीं होता है, पैसे दो फिर सब मामला ठंडा हो जाता है। इसलिए उसको आप उस ढंग से ना जोड़े। ठीक है, आज कोई आदमी मर्डर करता है, 40 साल के बाद उसको सजा मिलती है। ठीक है, ये हिंदुस्तान के न्यायिक प्रोसेस में इस तरीके की डिले आम बात है। और किसी के ऊपर थाने वाले से मिलके FIR करा देना और उससे फिर वो पैसे खसोटने लगे, ये सब आम बात है। ठीक है, चंद्रशेखर पांडे जी, क्या आप लोग भी वास्तव में केवल लोहिया जी के ऊपर एक माला डाल के उनकी श्रद्धांजलि उनको समर्पित करके, चौधरी चरणजीत सिंह जी को याद करके, केवल इतने भर से ही पाक साफ हो जाएंगे क्या? आपने मतलब उनको माला पहना दिया, उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर दिए, श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, बस हो गया? मैं एक मिनट योगेश पांडे जी, आपको एक बोलना चाहूंगा चंद्रशेखर जी को कि लोहिया के समाजवाद के किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटा को नेता मान के आगे चलो? अरे ये तो कहीं नहीं लिखा भाई, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि परिवार और परिवार के। ठीक है चंद्रशेखर पांडे जी, आप 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखिए, मैं पहली बात तो ये खारिज करता हूँ आलोक, आपत्तिजनक बात है। अगर व्यक्ति होता है वो निर्दोष है, वो संविधान की भावना संविधान में लिखा भी है, परंतु राजनीति संविधान से राज्य समाज क्या है, समाज ये कानून बात में तय करता है। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है, बिल्कुल ये सभी को देखना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी, आपको भी, आलोक जी को भी। खैर, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब जो शब्दों का चयन है मर्यादित है या अमर्यादित है, ये राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश की जनता को भी ये सोचना चाहिए कि उनके लिए क्या हित की बात की जा रही है, क्या हित की बात की जा रही है, और उसी हिसाब से उसी मुद्दे पर, अपने मुद्दों पर अटल रहते हुए पार्टी का चयन करना चाहिए। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।